जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी संसाधन एवं विकास चल रहा है और इसमें हम कृषि चैप्टर को पढ़ रहे हैं और कृषि चैप्टर का पहला वीडियो आपको मिल चुका है और सेकेंड वीडियो कृषि चैप्टर का अब मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब कृषि में आज हम इस वीडियो में देखेंगे मुख्य फसलें। मुख्य फसलों में ध्यान रखिएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा कृषि पर आधारित उद्योगों की पूर्ति के लिए कुछ मुख्य फसलें उपजाई जाती हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें खाद्यान्न फसलों की, ठीक, तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। ठीक, अगर हम रेशेदार फसलों की बात करें तो जूट और कपास मुख्य रेशेदार फसल है। अगर हम पेय फसलों की बात करें तो चाय और कहवा मुख्य पेय फसल है। तो ये पूरे विश्व में उपजाई जाती हैं जहां जलवायु दशाएं उस इनके अनुकूल हैं। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चावल को। चावल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उपजाया जाता है। ठीक, इसके लिए अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक, साथ में ही दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और वो जलोढ़ मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा, चीका की मात्रा अधिक होती है। बेसिकली क्ले क्या करता है, पानी को लंबे समय तक अपने अंदर होल्ड रख सकता है, बनाए रख सकता है। और चूंकि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए दोमट मिट्टी जिसमें या जलोढ़ मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा अधिक हो, वो मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त होती है। ठीक, चीन चावल का अग्रणी उत्पादक है। बात क्लियर? चलिए देखते हैं एनसीईआरटी हमको क्या बताती है। यह विश्व की मुख्य फसल है। चावल क्या है, यानी धान विश्व की मुख्य फसल है। पूरे विश्व में सबसे अधिक उपयोग इसी खाद्य फसल का किया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में इसके पहले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं क्या होता है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब जहां वर्षा नहीं अधिक हो रही है वहां पे नहरों द्वारा पानी की आपूर्ति की जा सकती है, तो अधिक जल की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। ठीक, यानी क्ले की मात्रा ज्यादा हो, वो जलोढ़ मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा हो वो मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि क्ले क्या करती, मिट्टी जल को अपने अंदर लंबे समय तक होल्ड रख कर पाती है। चीन जो है चावल का अग्रणी उत्पादक है। ठीक, इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं में जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक साल में 2 से 3 धान की फसल उपजाई जा सकती है। ठीक, तो यहाँ उपजाई जा सकती नहीं, उपजाई जाती है। खासकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में एक साल में 2 से 3 फसलें ली जाती हैं धान की। चलिए आगे देखते हैं गेहूं को। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। गेहूं की जहां तक बात है, जहां तक गेहूं की बात है, तो आप जानते हो गेहूं सर्दियों का फसल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको न बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, न बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी मध्यम तापमान और मध्यम जल ऐसी जगह खेती की जाती है जहां खेत में पानी ना लगे। ठीक, इसके लिए भी जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। तो गेहूं की खासियत क्या हो गई, सर्दियों की फसल है चूंकि, तो यहाँ पे मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा और ऐसी जमीन हो जहां जल इकट्ठा ना हो पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए गेहूं की फसल के लिए। और साथ में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए भी जलोढ़ मिट्टी की ही आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी ही इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक, देखिए गेहूं के वर्धन काल में यानी विकास होते समय गेहूं का मध्यम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है और पकते समय
तेज धूप की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, जब अनाज पकेगा तो तेज धूप में ही अच्छी तरह से पक पाएगा, इसलिए पकते समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। यानी सुअपवाहित मतलब जल जमा ना हो, जल जमाव उस खेत में ना हो। दोमट मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। बात क्लियर? मौसम ठंडा होता है और शुरू में बताया गया कि इसको मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब देखते हैं मिलेट। ठीक है, देखिए अब मिलेट, बेसिकली मोटे अनाजों को मिलेट कहा जाता है। चलिए देखते हैं। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी मिलेट को मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। कम उपजाऊ मिट्टी हो, बलुई मिट्टी हो, उसमें भी उपजाई जा सकती है। इस फसल के लिए न तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है और साथ ही मध्यम से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, साथ में पर्याप्त सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं तो देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी को मिलेट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उगाए जाते हैं। और ये विश्व स्तर पे कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं तो देखिए, नाइजीरिया, चीन, नाइजर, साथ में भारत में भी उगाया जाता है। ठीक, इसके बाद है मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, मक्के के लिए मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। तो मक्का ऐसी फसल है जिसमें मध्यम तापमान हो, मध्यम वर्षा हो, अधिक धूप हो, यानी रोशनी अधिक समय तक मिले। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, यानी इस फसल में भी खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, बारिश हुई और पानी निकल जाए। ठीक, मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कपास। अच्छा, कपास बताने से पहले यहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं कोई देख लेते हैं। देखिए, मक्का को कार नाम से भी जाना जाता है और विश्व में इसकी रंग बिरंगी ढेर सारी प्रजातियां मिलती हैं। कई प्रजातियां तो ऐसी होती सीधे कच्चे ही खाए जाते हैं, कई प्रजातियों से सब्जी बनाई जाती है। तो मक्के की ढेर सारी प्रजातियां विश्व स्तर पे उगाई जाती हैं। अब बात आती है कपास की। देखिए, इसकी वृद्धि के लिए, यानी कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 दिन पाला रहित तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक, यानी इस समय सर्दियों का मौसम नहीं होना चाहिए और पाला तो निश्चित ही नहीं पड़ना चाहिए। 200 से लेकर 210 दिनों के बीच में पाला नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है, यानी इसके लिए मुख्य मृदा जो है वो तो ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में, अलुवियल सॉइल में भी अच्छी प्रकार से उग जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं और कपास मुख्य रूप से सूती वस्त्रों के लिए कच्चा माल है। कपास मुख्य रूप से सूती वस्त्रों के लिए क्या है? कच्चा माल है, ध्यान रखिएगा। अब एक रोचक तथ्य है, इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कॉफी के पौधों की खोज किसने की? अब बताइए। कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रसिद्ध हैं, अनेक कहानियां, लेकिन जो कुछ ऑथेंटिक है उसको एनसीईआरटी ने यहां दिया है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देख के परेशान था। बेसिकली इनकी बकरियां क्या करती थी? कॉफी के बीजों को खा लेती थी और खा लेने के बाद उसमें उत्तेजना आ जाती थी और इधर उधर उछल कूद करती थी, और ये जो चरवाहा था बकरी का वो परेशान रहता था कि हमारी बकरियां इतनी उछलती क्यों हैं।
एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिसे उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया और धीरे धीरे कॉफ़ी हमारे जीवन में शामिल होता चला गया। और आज तो कई देशों में देखिए लोग सुबह की शुरुआत ही कॉफ़ी से करते हैं। ठीक, तो इस तरह कॉफ़ी की खोज हुई। अगली हमारी फसल है पटसन। ध्यान रखिएगा, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से उगती है। अलुवियल सॉइल इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है पटसन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे अलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी पटसन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। और इसे उच्च तापमान, यानी ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा नहीं है, उच्च तापमान चाहिए, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अधिक तापमान, अधिक वर्षा और अधिक नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के प्रमुख और अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉफी को। अभी देखियो आप कॉफी की खोज कैसे हुई, तो हम देख लेते हैं कॉफी को। देखिए कॉफी, कॉफी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ में दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट मिट्टी होनी चाहिए और ढाल वाली जमीन होनी चाहिए जहां पानी जमा ना होने पाए, बारिश हो और पानी बह जाए, ऐसी जमीन होनी चाहिए। यानी पर्वतों की पर्वतों के जो ढाल होते हैं वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अत्यधिक उपयुक्त होता है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक है, विश्व में सबसे अधिक कॉफी यहीं पैदा की जा रही है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। तो कॉफी के प्रमुख उत्पादकों में सबसे अधिक तो ब्राजील हो गया, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद भारत। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चाय। और चाय तो हमारे देश का एक प्रमुख पेय पदार्थ है। सुबह की शुरुआत हमारे देश में लगभग लोग चाय से ही करते हैं। तो चाय के बारे में जानना तो अत्यधिक जरूरी है। अब देखिए, चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ में वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी जलवायु ठंडी हो, कोमल पत्ती जब निकल रही हो तो उस समय जलवायु ठंडी हो, साथ में पूरे साल इस पौधे को बारिश चाहिए। इसके लिए सुअपवाहित, यानी पानी बारिश हो और पानी बह जाए, यानी कुल मिला के ढाल वाली जमीन चाहिए, यानी पर्वतों के ढाल। दोमट मृदा, ठीक, तो इसके लिए भी कॉफी की तरह दोमट मृदा ही चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के आप देखें, जब चाय का विकास हो रहा हो, कोमल पत्तियां जिसे हम चाय के रूप में लेते हैं, जब वो निकल रही हो तो ठंडी जलवायु चाहिए, पूरे साल बारिश चाहिए, ढाल वाली जमीन चाहिए जहां पानी नहीं रुकती हो, और मृदा कैसी चाहिए? इसको दोमट मृदा चाहिए। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कृषि का विकास। ठीक है, अब देखिए कृषि के विकास की जहां तक बात है, तो कृषि का विकास क्यों जरूरी, क्यों आवश्यक हो गया? तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि का विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया। अब कृषि का विकास कैसे करोगे? एक तो कृषि क्षेत्र को बढ़ाने का काम करोगे आप, चाहे आप जंगल काट के करो, चाहे घास के मैदानों को घास हटा के करो, लेकिन किसी भी तरह कृषि का कृषि क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा आपको। दूसरा, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके करोगे आप। उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके कृषि का विकास करोगे। और आज किया जा रहा है, आज तो जैविक खेती की बात की जा रही है, क्योंकि रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों की वजह से कृषि को बहुत नुकसान हुआ है, और व्यक्तियों को, आदमियों को, जो हम अनाज खाते हैं उनको उन रासायनिक खादों से बीमारियां हो रही हैं। ठीक, तो कृषि का विकास
हमारी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। कृषि विकास के संबंध में बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। ठीक, यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके, यानी पूरे साल में एक फसल बोई जाती है, अब 2 फसल बो, 3 फसल बो एक साल में, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके, कृषि मशीनरी का उपयोग करके। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, यानी सभी लोगों को भोजन मिल पाए, कोई भूखे पेट न सोने पाए। ठीक, कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न गतियों से हुआ है। ठीक, अगर विकसित देशों की बात करें, विकासशील देशों की बात करें, अल्प विकसित देशों की बात करें, तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से, अलग अलग गति से कृषि का विकास हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, एक साल में 2 से 3 फसलें उगाते हैं। जहां जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी जिन देशों में अधिक है वो गहन कृषि करते हैं, एक साल में 2 से 3 फसलें उगाते हैं। इन विकासशील देशों में छोटी जोतों पर समानतः जीविकोपार्जन की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे जिस जगह पे गेहूं अधिक पसंद किया जाता है वहां गेहूं, जहां धान अधिक पसंद किया जाता है धान। यानी जीवन में आपके प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 5 फसलें मुख्य है: धान, गेहूं, गन्ना, तेल और दाल। ये भारत के हिसाब से बचाओ तो ये प्रमुख फसलें हैं और यही मुख्य रूप से जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है, तो ये फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोत व्यावसायिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास आधा हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है, तो वहां कौन सी व्यावसायिक कृषि कर पाओगे। लेकिन आपके पास 200 हेक्टेयर जमीन है तो वो वाणिज्यिक कृषि के लिए, व्यवसायिक कृषि के लिए उपयुक्त होती है। और ये कहाँ होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां जनघनत्व अधिक है और प्रति व्यक्ति पर हेक्टेयर भूमि अधिक है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान देने की जरूरत है कि बेशक यूएसए में प्रति व्यक्ति पर हेक्टेयर भूमि अधिक है, ठीक, लेकिन प्रति व्यक्ति पर हेक्टेयर उत्पादन यूएसए की तुलना में इंडिया में अधिक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की अगर बात की जाए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए दोनों देशों की तुलना में, तो इंडिया में अधिक है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति कहां उत्पादन ज्यादा है, तो यूएसए में प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा है, क्योंकि यूएसए की जनसंख्या कम है, फॉर्म बड़े बड़े हैं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन वहां अधिक हो जाता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो भारत में उत्पादन अधिक है, क्योंकि यहाँ गहन कृषि की जाती है, साल में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। अमेरिका में साल में 1 फसल उगाई जाती है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ ज़्यादा हो जाएगा? भारत में उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, या भारत जैसे देशों में उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ भारत और अमेरिका के फॉर्म की चर्चा की गई है। तो भारत में छोटे फॉर्म है, 1 एकड़ 1.5 एकड़ लोगों के पास भूमि है। एक एक व्यक्ति की अगर औसत हम बात करें तो 1 एकड़ 1.5 एकड़ अगर भूमि है, तो वो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करते हैं। पहली चीज, सामान्य तकनीकों का यूज करते हैं। जैसे अपने पास उनके अपने ट्रैक्टर नहीं है, किराए पर ट्रैक्टर ले लिए, खेत को जुतवा दिया, किराए पर पानी चलाने वाला पंप ले लिए, उससे पानी चला दिया, उसके बाद अपने खेतों में समय के अनुसार, मौसम के अनुसार बीज डाल दिए, आदमियों को लगा के खेती कर दिए, और आलू जैसी अगर फसलें उपजाई गई हैं तो उसको भंडारण करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। ये तो भारत की स्थिति है, ठीक। लेकिन अगर हम यूएसए में देखें तो एक एक किसान के पास 250-300 एकड़ जमीन है। अब 250-300 एकड़ जमीन होने के कारण एक किसान साल में एक फसल उपजाता है। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे है कि अत्याधुनिक तकनीकों की सहायता से खेती की जाती है, क्योंकि इतने बड़े फॉर्म में अगर अत्याधुनिक तकनीकों की सहायता से खेती नहीं करोगे तो पूरे क्षेत्र में खेती आप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो दोनों में एक ये बड़ा अंतर है। अमेरिका जैसे देशों में
आप देखिए जब कीटनाशकों का छिड़काव होता है तो छोटे छोटे हवाई जहाजों से कीटनाशकों का छिड़काव होता है। और अपने देश में देख लीजिए जहां 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन है, कंधे पे टांग लेते हैं कीटनाशक की मशीन और हाथ से ही कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं। तो ये बड़ा अंतर है दोनों देशों के फॉर्म में, खेती में। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं। ये दोनों की कहानी दी गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की स्थिति दी गई है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया जिससे छोटे से हवाई जहाज से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। ठीक, तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ गया और आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो पाए और हमारी मेहनत सार्थक हो पाए। जय हिंद।